नमस्कार। यूनियन बजट 2021-22 जिस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब है। जो विरोधक है वो कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा, जो पार्टी की तरफ से वो कह रहे हैं इस बजट में बहुत कुछ है। लेकिन सामान्य तौर पर आपके और मेरे लिए, हम निवेशकों के लिए इस बजट में क्या है, आइए जानते हैं महज 5 मिनट में। यूनियन बजट 2021-22 में निवेशकों के लिए मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। ये बजट जब आया पिछले साल तो 3 घंटे की स्पीच थी, अब 2 घंटे की स्पीच बनी। इस 2 घंटे के स्पीच में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसके पहले 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है। और कभी भी जब हम निवेश करते हैं तो निवेश करने के पहले सबसे पहले मैक्रो एनालिसिस, फिर सेक्टर एनालिसिस और फिर कंपनी एनालिसिस, फिर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में जाए या म्यूचुअल फंड में जाए, ये करना बेहद ज़रूरी होता है। और इसी के चलते ये पूरे बजट में ओवरऑल इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमी के लिए क्या बताया गया है, ये सबसे पहले जानेंगे। तो उन्होंने कहा है कि इंक्रीज इन कैपेक्स, हमारे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस बहुत हुए पिछले साल, क्योंकि कंपनियां बंद थी, लॉकडाउन था, तो कोई भी इनकम गवर्नमेंट को नहीं आ रहा था। लेकिन 6 महीने 9 महीने लगभग सबको फ्री में राशन बांटा गया। बहुत सारे हेल्थ केयर पर भी खर्चे हुए, तो खर्चे बढ़ रहे थे लेकिन इनकम कुछ नहीं था, तो लोन लेना तो स्वाभाविक था। अब जब लोन ले रहे और खर्चे बढ़ ही रहे तो ऐसे में जो बाकी खर्चे होते हैं उसको कहीं ना कहीं कम किया जाता है। लेकिन इस बार इस बजट में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर डाला और कितना किया तो 5,54,00,000 करोड़, 5,54,000 करोड़, इतना पैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करके खर्च कर रहे हैं। FY14 की तुलना में जहां वो 1 लाख करोड़ था, अब वो 5.5 लाख करोड़ हुआ है। पिछले साल लगभग 4,39,000 करोड़ था। सो ये कैपेक्स जो बढ़ाया है, जब भी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो तो एसेट बनता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और इकोनॉमी में अपने आप कंजम्पशन के जरिए बोलो या फिर पैसा घूमते रहता है। सो GDP को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। सो जहां हम -24% पे थे और अभी एवरेज में लगभग -7% पर पूरे साल भर में रहेंगे, वो एक क्वार्टर का आंकड़ा था। लेकिन इस साल वो आंकड़ा लगभग 11.5% तक जा सकता है, ऐसा IMF कह रहा है। सो इंक्रीज इन कैपेक्स वाज वन ऑफ द मेजर थिंग इन दिस बजट। दूसरी उन्होंने चीज कही है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इन्होंने 1,75,000 करोड़ का इस साल रखा है और दो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। साथ ही साथ एक इंश्योरेंस कंपनी LIC के बारे में जिसका उल्लेख किया। बैंकिंग और फाइनेंस में जब इस क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे तब और डिटेल में जानेंगे। तो अहम चीज कि कैपेक्स बढ़ाया है, उसके जरिए हमारी अर्थव्यवस्था को एक गति और एक दिशा जरूर मिलेगी। कौन से सेक्टर्स काम के होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला सेक्टर जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और बहुत ज़्यादा बवाल भी लोग कर रहे हैं, वो मतलब एग्रीकल्चर। 16.5 लाख करोड़ किसानों को ऋण के तौर पर दिए जाएंगे। जब किसानों के हाथ में पैसा आएगा वो ऋण होगा जरूर, लेकिन जब किसानों के हाथ में पैसा आता है तो वो खेती में लगता है। खेती बाड़ी करने वाले अलग अलग क्षेत्रों में वो पैसा जाएगा। कोई बीजे खरीदेगा, कोई खाद खरीदेगा, कोई पंप खरीदेगा, कोई ट्रैक्टर खरीदेगा। सो उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। सो बहुत बड़ा पैसा है। इसी के साथ साथ 30,000 करोड़ एडिशनल उन्होंने रखा है कि किसी को जरूरत पड़ती है तो उसका उपयोग भी वो लाएंगे। MSP जो FY13-14 में जितना खर्च किया था, FY14 में जितना खर्च किया था, उससे लगभग दुगना पैसा ऑलरेडी MSP के लिए अलॉट कर दिया गया है। दुगने तौर पर धान, गेहूं, दालें ये खरीदी जाएंगी। सो ये बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। और उन्होंने जो 10,000 करोड़ माइक्रो इरिगेशन स्कीम में रखे हैं, फिर वहाँ पर पाइप्स हो सकते हैं, वहाँ पर पंप्स हो सकते हैं। ये सारी कंपनियां एग्री क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं, सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जब इतना बड़ा पैसा इस क्षेत्र में जा रहा है तो एग्रीकल्चर कंपनीज जो होगी, फिर वो खाद वाली हो सकती है, बीजे वाली हो सकती है, पाइप्स वाली हो सकती है, इस पर डिपेंडेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज हो सकती है। ये सारी कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करना अनिवार्य है, लेकिन इस सेक्टर में आने वाले दिनों में एक पुश जरूर देखने को मिलेगा। अगला सेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ कोई होती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने कहा है कि वो एक DFI सेटअप करेंगे जिसमें वो लगभग 5 लाख करोड़ मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के जरिए 5 लाख करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट करेंगे इस क्षेत्र में। 1 लाख करोड़ तो उन्होंने रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को दे रखे हैं। सो रोड बनेंगे, फिर सीमेंट कंपनीज हो, लोहा हो, मेटल हो, लेबर्स के हाथ में पैसा आ जाएगा, सो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो ये सारे क्षेत्र के बारे में हम सोच सकते हैं। फिर उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रेलवेज को भी जाएंगे। सो जो कंपनियां रेलवेज
और इस क्षेत्र में काम करती है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उस कंपनियों में भी कुछ ना कुछ फायदा हमको मिलेगा। और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इस मॉडल को लेकर मेजर पोर्ट्स पे भी ऑपरेशनल सर्विसेज ये मेंटेन करने वाले हैं, ये मैनेज करने वाले हैं, जिसके जरिए भी बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये पूरा का पूरा बजट कहीं ना कहीं ग्रोथ रिलेटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। कर्जा लिया है, कर्जा बढ़ा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट कैसा हो, इस पर भी फोकस करने वाला ये बजट है, जो हम निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। रियल एस्टेट पे उन्होंने कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स जो था उसको, मतलब उन्होंने इंसेंटिवाइज जो किया था उसका 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया है। सो रियल एस्टेट क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उछाल या फिर कहीं ना कहीं एक पुश देखने को मिलेगा। सो जिसके बारे में भी हम निवेशक एज अ निवेश करके सोच सकते हैं। अगला सेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पावर, ऑयल एंड गैस। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ये हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे डिस्कॉम कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी को। और फिर उन्होंने कहा है कि 100 कंपनियों को गैस नेटवर्क, 100 सिटीज को गैस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सो फिर वो गैस पाइपलाइन हो, इससे जुड़ी कंपनियां हो, इस पर कहीं ना कहीं उनको काम मिलेगा। जब इतनी बड़े पैमाने पर 100 सिटियां जोड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज इसमें जुड़ेंगी, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हम निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर, ये भी उन्होंने कहा है। एसेट मोनेटाइजेशन BPCL का करने वाले हैं। सो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है निवेशकों के लिए। ओवरऑल पावर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। ऑटो में हमने कहा एग्रीकल्चर को अगर बूस्ट मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम ये ऑटो सेक्टर को भी पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर में एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने करी है, वो मतलब स्क्रैपेज पॉलिसी। 15 दिनों बाद उनके मिनिस्टर जो है वो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि स्क्रैपेज पॉलिसी कैसी होगी। सबसे पहले तो ये कमर्शियल पर्पज व्हीकल्स के लिए, दूसरी चीज़ ये पुराने व्हीकल्स के लिए, और तीसरी चीज़ मतलब ये वॉलंटरी है, कंपल्शन नहीं है। लेकिन ऐसा होने की वजह से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगा। पुराने व्हीकल्स जाएंगे, नए व्हीकल्स आएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, नए व्हीकल्स आएंगे तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर कम तेल लगेगा, कम पेट्रोल डीजल लगेगा तो निस्संदेह हमारा इंपोर्ट भी कम होगा, जिसका पॉजिटिव असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सो ऑटो क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमको खोजने को मिल सकती है। वापस बॉटम लाइन, फंडामेंटल एनालिसिस अनिवार्य है। आइए अगला क्षेत्र जिसके बारे में हम बात करेंगे, इंश्योरेंस। कल एक बड़ी घोषणा की गई, वो मतलब FDI पहले 49% का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अब वो बढ़कर 74% कर सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। नया पैसा इस क्षेत्र में आएगा, कंपटीशन बढ़ेगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, लोगों तक रीच बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स दूर तक बेचे जाएंगे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज को मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने बात करी है कि कैपिटल गेन टैक्स ऑन यूलिप, इसके वजह से ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ है। ये निगेटिव, लेकिन ऊपर वाली पॉजिटिव चीज़ थोड़ा सा मॉडरेट इम्पैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर पर पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लेवे। बैंक एंड फाइनेंस, अक्सर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम बैंक और फाइनेंस कंपनीज का नहीं करते, लेकिन फिर भी जिन्होंने रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रखे हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि NCLT फ्रेमवर्क में भी उसको ताकतवर बनाएंगे, ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि बीच का वो समय था 2008 से 2011, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स थे, उसको प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो उन्होंने चीज़ें दे रखी थी, जो योजनाएं बनाई रखी थी, वो 2011 के बाद भी कंटिन्यू हुई करके PSUs बैंक ने खासकर जो खराब लोगों को लोन दे रखा है उसके मार आज हम झेल रहे हैं। सो उस पर ये सारे प्रबंध जो है वो कड़क करने की बात हो रही है। दो बैंक्स का ये प्राइवेटाइजेशन होगा, 2 PSU बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा और LIC का IPO आएगा, जिसकी तरफ पूरे दुनिया की और अपने देश की नजरें लगी हुई है। सो ये ऐसा नहीं कि LIC के IPO खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, ठीक ठाक से पढ़ते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक कंपनीज में हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। अगला क्षेत्र जिसके बारे में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 1,75,000 करोड़ का है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। अगला क्षेत्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मतलब ओवरऑल निवेशक के लिए ओवरऑल इस बजट में क्या था। एक कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, दूसरा कि यहाँ पर कर्जा लिया है,
लेकिन दूर की सोची है। जब भी कभी हम निवेश के बारे में सोचें तो हम दीर्घावधि के बारे में सोचें। फार्मा सेक्टर के बारे में हमने बात नहीं करी, लेकिन फार्मा सेक्टर आने वाले 10 सालों में 3 फोल्ड्स बढ़ेगा, ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक सर्वे में कहा है। लेकिन पिछला कोई एक प्राइवेट रिपोर्ट भी हमने कोट किया था हमारे मनीबी के चैनल पर, वो है जिसमें हमने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में 5 फोल्ड्स फार्मा इंडस्ट्री बढ़ेगी। दुनिया का ऐसा कहना है कि भारत ये दुनिया की फार्मेसी हो सकती है, तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल या फिर उस क्षेत्र में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकती है, और जो कि है भी। उस क्षेत्र के बारे में भी हम सोचें। ओवरऑल ये बजट ये दीर्घावधि को लेकर बनाया गया है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है, और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट है। कंजम्पशन क्षेत्र को फायदा होगा, ऑटो की जब बात करते हैं तो अब लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को भी फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल्स को फायदा होगा, एग्री है, ये सारे क्षेत्रों के बारे में हमने बात करी। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि फंडामेंटल एनालिसिस करे बगैर निवेश ना करें, और जब भी कभी हम निवेश कर रहे हैं तो हम दीर्घावधि के लिए करें। सो निवेशक दीर्घावधि के लिए बने। दूरदृष्टि में भारत हमारा बहुत आगे जाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। 11.5% का ग्रोथ इस साल एक्सपेक्ट किया है, उसके अगले साल लगभग 7% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसी देश का होगा तो अपने देश का होगा, ऐसा हम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही है, जिसका फायदा अगर आप और हम निवेशक नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत हम ही होंगे। आइए बनते हैं खुशकिस्मत, निवेश करते हैं अपने अर्थव्यवस्था में, अपनी इकोनॉमी में, पढ़ाई करके। धन्यवाद।